तो प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, इस क्लास में हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज ट्रांसलेशन? क्या होता है ट्रांसलेशन का? आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस। तो ये अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ट्रांसलेशन का। सो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है। अब इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए की, वो न्यूक्लियोटाइड से किसमें कन्वर्ट होती है? अमीनो एसिड में एंड बेसिकली कोडॉन्स में। ठीक है। अब जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें 5' एंड होता है आपका मैसेंजर आरएनए, वो आपका अमीनो टर्मिनल बनता है आपका प्रोटीन का। एंड जो ट्रांसलेशन होते हैं वो हमारे जेनेटिक कोड्स पे डिपेंड करते हैं। जेनेटिक कोड इज अ 3 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो हमेशा ट्रांसलेशन जो होता है वो 5 to 3' डायरेक्शन में होता है। ट्रांसक्रिप्शन कौन सी डायरेक्शन में होता है? ट्रांसक्रिप्शन कौन सी डायरेक्शन में होता है? 3 to 5' डायरेक्शन में। और ट्रांसलेशन होता है 5 to 3' डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये आपका डीएनए टेम्पलेट है, इससे आपका बना मैसेंजर आरएनए। अब उस मैसेंजर आरएनए से आपका क्या बनेगा? प्रोटीन। तो जो 5' है आपका, वो आपका अमीनो टर्मिनल फॉर्म करेगा। ठीक है। 5' एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए। तो इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड जनरली 20 अमीनो एसिड्स ही होते हैं सिंथेसाइज इन अ बॉडी एंड आरएनए, क्योंकि उसके बेसिस पर ही मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा। देन पॉलीराइबोसोम्स मींस मैसेंजर आरएनए जो मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। देन एंजाइम जिसमें यूज होता है फर्स्ट एक्टिवेशन के लिए अमीनो एल्काइल ट्रांसफर्स आरएनए सिंथेसेस, जो कि एक्टिवेट करता है अमाइनो एसिड को इन द 3' टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफर्स आरएनए। एंड देन पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज या पेप्टाइड सिंथेटेज। फैक्टर्स इसमें इनिशिएशन फैक्टर्स, हर स्टेप पे फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर एंड रिलीज में रिलीज फैक्टर। और जो आपका प्रोकैरियोट होता है, जो यूकैरियोट होता है, उसमें आपका मीथियोनिन ट्रांसफर्स आरएनए होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट होता है उसमें फॉर्माइल मीथियोनिन ट्रांसफर्स आरएनए होता है। ठीक है। एंड मैग्नीशियम एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट में एटीपी एंड द जीटीपी। ठीक है। तो ट्रांसफर्स आरएनए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो एंटीकोडॉन होता है, ये जो है आपका रिकॉग्नाइज करता है मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को, और हर ट्रांसफर्स आरएनए हर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है। देन राइबोसोम, इसमें आपका प्रोकैरियोट का अलग राइबोसोम्स होता है एंड यूकैरियोट का अलग राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम के अंदर 2 साइट्स होगी, एक तो होगी पी साइट जिसे पेप्टिडाइल साइट्स बोलेंगे, और एक होगी आपकी ए साइट जिसे अमीनो एल्काइल साइट बोलेंगे। ठीक है। तो पेप्टाइड साइट में जो होता है वो आपका ग्रोइंग अमाइनो एसिड आता है, और ए साइट पे जो है आपका न्यू अमाइनो एसिड आता है। ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है इन द राइबोसोम। देन ट्रांसलेशन आपका साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन आपका न्यूक्लियस प्रोसेस है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपका न्यूक्लियस में होंगे और ट्रांसलेशन आपका साइटोप्लाज्म में होगा। जैसे ही मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है। और मैसेंजर आरएनए 5 to 3' ट्रांसक्राइब्ड होगा। ठीक है। इसमें स्टेप्स हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस। तो एक्टिवेशन में क्या होता है, जो अमीनो एल्काइल ट्रांसफर्स आरएनए सिंथेटेज होता है वो एक्टिवेट करता है आपका ट्रांसफर्स आरएनए के लिए। ठीक है। और जो डी ब्रांच होता है वो क्या करता है, डी आर्म ऑफ ट्रांसफर्स आरएनए वो रिकॉग्नाइज करता है इस एंजाइम को। और जो आपका 3' टर्मिनल होता है जहाँ पे सीसी होता है, वहां पे नया अमाइनो एसिड आके अटैच होता है। ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो, क्योंकि फर्स्ट अमाइनो एसिड जो फॉर्म होता है वो आपका कौन सा होता है, इन द यूकैरियोट मीथियोनिन ट्रांसफर्स आरएनए, जिसे हम बोलेंगे मेट ट्रांसफर्स आरएनए। तो उसको वो एक्टिवेट करता है ताकि उसमें मीथियोनिन बाइंड कर सके। ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर्स आरएनए के साथ बाइंड करके एटीपी सिंथेसाइज करेगा और बनाएगा आपका अमीनो एल्काइल ट्रांसफर्स आरएनए और एएमपी। तो इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं, एटीपी जो है वो एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका जो 3' है एंड वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जहाँ पे वो
न्यूली फॉर्म या अमाइनो एसिड को अटैच कर सके। ठीक है, तो ये जो अमाइनो ट्रांसफर्स आरएनए है ये क्या करता है, ये इट इज रिक्वायर्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड टू द ट्रांसफर्स आरएनए। जो कार्बोक्सिल एंड होता है ऑफ टी डैश वो आपका अमीनो ग्रुप जो नया आता है उससे बाइंड करता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एटीपी। और ये जो आपका अमीनो एकाइल ट्रांसफर्स आरएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रूफ रीडिंग भी करता है। यदि आपका कोई भी मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड है उसको ये रिमूव भी करता है ताकि आपका प्रॉपर्ली प्रोटीन सिंथेसाइज करे। तो ये प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है आपका एंजाइम। अब इनिशिएशन के भी 4 स्टेप है। फर्स्ट क्या है, आपका राइबोसोम डिसोसिएट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ट्रांसफर्स आरएनए अटैच होगा तो उसे हम बोलेंगे 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर जब आपका मैसेंजर आरएनए आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देन फिर जब राइबोसोम भी अटैच हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये 4 स्टेप्स हैं आपके इनिशिएशन के। फर्स्ट डिसोसिएशन, देन 43S, देन 48S एंड देन 80S, ठीक है। अब जो है इसमें बाइंडिंग डिसोसिएशन में कौन से इनिशिएशन फैक्टर यूज होते हैं, 3 and 8। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वापस रीएसोसिएशन को रोकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो आपका राइबोसोम है 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, 40S एंड 60S। देन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में अब आपका जो मेट ट्रांसफर्स आरएनए है, प्रोकैरियोट में आपका कौन सा यूज होगा, फॉर्माइल मेट ट्रांसफर्स आरएनए। अभी हम सिर्फ यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यूकैरियोट का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, जनरली दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कौन सा ट्रांसफर्स आरएनए प्रोकैरियोट में यूज होता है तो आप मेट ट्रांसफर्स आरएनए नहीं बताओगे, आप बताओगे फॉर्माइल मेट ट्रांसफर्स आरएनए, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के अंदर फॉर्माइल मिथियोनिन ट्रांसफर्स आरएनए यूज होता है एज अ इनिशिएशन कोडॉन एंड यूकैरियोट में मिथियोनिन ट्रांसफर्स आरएनए यूज होता है, ठीक है। अब इनिशिएशन फैक्टर इसमें 2 यूज होता है, जीटीपी एंड मेट ट्रांसफर्स आरएनए जब एक साथ आएंगे तो ये आपका 43 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एंड जो मेट ट्रांसफर्स आरएनए है उसके अंदर जो एंटीकोडॉन होता है वो होता है यूएसी। अब ये आपका 48 से बाइंड कर देगा, ठीक है। जो एक तो इनिशिएशन फैक्टर 2 का क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है एंड ये फॉस्फोराइलेशन कराता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा इन द पाथवे कि कुछ एंजाइम जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट होते हैं एंड कुछ एंजाइम डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होते हैं। तो ये फॉस्फोराइलेशन करा के प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करके आपके वेरियस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 43 बन गया। आपका फर्स्ट आपके इनिशिएशन 3 और 1A थे, अब आपका मिथियोनिन ट्रांसफर्स आरएनए उसमें अटैच हो गया 40S में और आपका इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड जीटीपी, ठीक है। और यूकैरियोट का ऐसा आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें फॉर्माइल मिथियोनिन होता है अपार्ट फ्रॉम द मिथियोनिन, ठीक है। बाकी सब सेम फैक्टर्स रहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही मैसेंजर आरएनए आएगा तो आपका 43S से आपका क्या बन जाएगा, 48S। अब जैसे ही 48S बन जाएगा तो ये जो आपका कोडॉन है वो इनिशिएशन कोडॉन की तरफ मूव करेगा ताकि वो रिकॉग्नाइज करे कि कहाँ से हमको प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करना है। तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, प्रोकैरियोट के तो अंदर होती है आपकी शाइनी डेलनॉफ सीक्वेंस एंड यूकैरियोट के अंदर होती है कोजैक सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करके वहीं से ही आपका इनिशिएशन स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन का, ठीक है। तो ये आपका जैसे आपका मैसेंजर आरएनए अटैच हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स आपका सर्च में आ जाएगा कि कहाँ से हमको ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। देन इसमें इनिशिएशन फैक्टर 4F रिक्वायर्ड होता है जिसमें आपका 3 इनिशिएशन फैक्टर अटैच होते हैं, E, G and A, ठीक है। तो इनिशिएशन फैक्टर आपका 3 फैक्टर से बनता है, E, G and A। एंड इनिशिएशन फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5' एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है एंड ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि यदि 5' एंड रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो आपका अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा एंड ये ग्रोथ फैक्टर्स को भी इंक्रीज करता है।
ठीक है, तो 43 से आपका बन जाएगा 48 जब आपका मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाएगा विच इज विद द हेल्प ऑफ द 4S जो कि आपकी कैपिंग को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये अब आपका 48 कॉम्प्लेक्स मिल गया जिसमें मैसेंजर आरएनए हो गया, मीथियोनिन ट्रांसफर्स आरएनए हो गया एंड 40S होगा विद द इनिशिएशन फैक्टर ऑफ 3, 1A, 2 एंड आपका 4S। अब जब आपका 60S इससे अटैच हो जाएगा तो ये आपका 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या था, पहले ब्रेक डाउन हुए, फिर आपका सेकंड स्टेप में मैसेंजर आरएनए आया, सॉरी ट्रांसफर्स आरएनए आया, फिर देन मैसेंजर आरएनए आया, देन फिर राइबोसोम आ गया। तो अब ये प्रिपेयर हो गया कि वो इलोंगेशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन करें एंड देन इलोंगेशन। अब इसमें इनिशिएशन फैक्टर 2 अगेन यूज होगा एंड इनिशिएशन फैक्टर 5 क्योंकि उसकी जीटीपीएस एक्टिविटीज है, मींस जीटीपी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने का। तो जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया तो सारे इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाएंगे। अब ये इलोंगेशन की तरफ प्रोसीड करेगा, मींस नए अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन। ठीक है, अब राइबोसोम में 2 साइट हो गई, एक होगी आपकी पी साइट और एक होगी आपकी ए साइट। पी मींस जिसके अंदर पेप्टिडाइल ट्रांसफर्स आरएनए आएगा और इसे यहाँ से ग्रोइंग पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, और ए साइट में जिसमें अपकमिंग ट्रांसफर्स आरएनए न्यू ऐड होंगे। ठीक है, तो 2 साइट होती है यूकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट के अंदर एक ई साइट भी होती है जिसे इजेक्शन साइट भी बोलते हैं, जिसमें जहां जहां अमाइनो एसिड बना तो वो ई साइट पे आके फिर उसके बाद रिलीज हो जाएगा। बट यूकैरियोट के अंदर पी एंड ए साइट ही होती है। ठीक है, तो ये आपका एटीएस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये होल स्टेप है आपका इनिशिएशन का 43, 48 एंड 80S जिसमें वेरियस इनिशिएशन फैक्टर यूज हुए हैं। देन इलोंगेशन फैक्टर में जैसे ही आपका रिकॉग्नाइज हो गया इनिशिएशन फैक्टर, तो आपके इनिशिएशन फैक्टर्स में 3 स्टेप आएंगे। इसमें फैक्टर्स यूज होते हैं A1 एंड 2। फर्स्ट आपका क्या होगा स्टेप कि जो नया अमाइनो अकाइल ट्रांसफरेस आरएनए है वो ए साइट पर आएगा, फिर आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देन ट्रांसलोकेशन होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी आपका जैसे ही इलोंगेशन हुआ तो जो मीथियोनिन वाला अमाइनो एसिड ट्रांसफर्स आरएनए है वो पी साइट पर है। ठीक है, ए साइट पर नया अमाइनो एसिड आया, सो फिर उन दोनों के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब वो जो पेप्टाइड है बॉन्ड वो ए साइट पे शिफ्ट हो जाएगा और पी साइट पे सिर्फ खाली ट्रांसफर्स आरएनए रह जाएगा। फिर वो ट्रांसफर्स आरएनए रिलीज हो जाएगा और जो ए साइट पे आपका अमाइनो एसिड का बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो वाला ए साइट वाला पी साइट पे आ जाएगा और नए जो है वो ए साइट पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है आपका इलोंगेशन का। और जैसे ही वो पी ट्रांसफर्स आरएनए रिलीज होगा तो आपका एक कोडॉन जो है मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम मूव कर जाएगा। ठीक है, सो बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर्स अमाइनो अकाइल ट्रांसफर्स आरएनए टू द ए साइट। ठीक है, इसमें इनिशिएशन फैक्टर 1 रहता है, एक एनर्जी यूज होती है एज अ जीटीपी। देन फिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन द ए साइड पे अमाइनो ग्रुप है और बी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और दिस रिएक्शन इज कैरियड बाय द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये एग्जांपल है आपका राइबोजाइम, मींस वो एंजाइम जिसकी आरएनए प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज एन एग्जांपल ऑफ राइबोजाइम। अब जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ तो आपका जो मीथियोनिन वाला पी साइड ए साइड पे था वो पी साइड पे आ जाएगा, फिर पी साइड से आपका जो है वो नया कोडॉन आ जाएगा ए साइड पे एंड वो एक कोडॉन मूव कर जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो ए साइड से पी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो सिर्फ ट्रांसफर्स आरएनए बच जाएगा पी साइड पर। ठीक है, फिर वो ट्रांसफर्स आरएनए जो है वो रिलीज हो जाएगा इन द साइटोप्लाज्म, तो पी साइट आपकी फ्री हो जाएगी और जो राइबोसोम है वो एक कोडॉन आगे मूव कर जाएगा। एक कोडॉन मींस 3 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जब पी साइट खाली होगी तो जो ए साइड वाला ट्रांसफर्स आरएनए है वो वापस पी साइट पर आ जाएगा और जो न्यू ट्रांसफर्स आरएनए है विद न्यू अमाइनो एसिड ग्रुप वो आपका ए साइट पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनिशिएशन फैक्टर 2 यूज होता है एंड
जीटीपी यूज होता है। ठीक है, तो सिर्फ आपका जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वहां पर एटीपी यूज नहीं हो रहा, बाकी सब जगह आपका एटीपी या जीटीपी यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी साइड पे मीथियोनिन कैरी ट्रांसफर्स आरएनए, ठीक है, और ए साइड पर आपका न्यूली फॉर्म टायरोसिन है। अब क्या होगा, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जो मीथियोनिन और थियोनिन था उसमें बॉन्ड बन गया, तो ये वो ट्रांसफर कर देगा पेप्टाइड बॉन्ड टू द, इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। पहले पेप्टाइड बॉन्ड बना, फिर ट्रांसलोकेशन हुआ, तो आपका जो है वो बॉन्ड ए साइड पर चला जाएगा। अब पी साइड पर पी ट्रांसफर्स आरएनए में कोई अमीनो एसिड अटैच नहीं है, तो वो रिलीज हो जाएगा और जो ए साइड पर था वो पी साइड पर आ जाएगा। ठीक है, और ये एक कोडॉन मूव कर जाएगा। अब ए साइड खाली होगी तो उसमें नया ट्रांसफर्स आरएनए आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इलॉन्गेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, देन टर्मिनेशन कोडॉन, जैसे ही आपका ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए पे टर्मिनेशन कोडॉन आएंगे तो ट्रांसफर्स आरएनए जो है वो टर्मिनेशन कोडॉन के लिए कोड नहीं करेगा, तो ए साइड क्या होगी, फ्री हो जाएगी, क्योंकि जो टर्मिनेशन कोडॉन है उसके लिए ट्रांसफर्स आरएनए नहीं होता। ठीक है, तो ए साइड जब आपकी फ्री हो जाएगी तो वहां से क्या होगा, रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होंगे जो कि क्या करेंगे, डेसोसिएट कर देंगे सारे फैक्टर्स को, आपके राइबोसोम को डेसोसिएट कर देंगे, मैसेंजर आरएनए को अलग कर देंगे एंड ट्रांसफर्स आरएनए को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टर्मिनेशन हो जाएगा ट्रांसलेशन का। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन आए तो ए साइट आपकी फ्री हो गई, वहां से फिर रिलीज फैक्टर निकलेंगे R1 एंड R3। R इज द रिलीज फैक्टर और जीटीपी। तो ये सारा जो ट्रांसलेशन का कॉम्प्लेक्स है वो सेपरेट हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए अलग हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर्स आरएनए अलग हो जाएगा एंड जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो अलग हो जाएगी। तो आपका प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के चेन के फॉर्म में सिंथेसाइज हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है, आपका टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। देन एक पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में 4 हाई एनर्जी कंपाउंड यूज होते हैं, 2 तो आपका इनिशिएशन कोडॉन में और इनिशिएशन एक्टिवेशन रिएक्शन में, और दूसरा इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 2 में। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में 4 एटीपी यूज हो रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, सो और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ये है, वो जो थी कि एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाई एनर्जी कंपाउंड्स चाहिए। ठीक है, ये टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है। एक्टिवेशन में 2, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में 1 जीटीपी, देन 43S में 1 एटीपी, देन 80S में 1 जीटीपी, देन बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर्स आरएनए टू द ए साइट, उसमें जीटीपी, ट्रांसलोकेशन के लिए जीटीपी एंड टर्मिनेशन के लिए जीटीपी। ठीक है, सो पॉलीराइबोसोम्स मींस एक मैसेंजर आरएनए में कई सारे राइबोसोम अटैच हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स, जिसके कारण मल्टीपल ट्रांसलेशन प्रोसेस एक ही मैसेंजर आरएनए के थ्रू परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपका पॉलीराइबोसोम्स का, जिसके कारण मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो रही है। देन सिग्नल हाइपोथेसिस मींस आपका जो प्रोटीन सिंथेसाइज तो हो गया, लेकिन हर प्रोटीन का अलग अलग एक्शन होता है। तो सिग्नल हाइपोथेसिस मींस जो आपका ये जो सिग्नल है, प्रोटीन में एक सिग्नल अटैच हो जाएगा जिसका अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देन फिर वो गोल्गी बॉडीज में जाएगा, देन गोल्गी बॉडीज से जो स्पेसिफिक उसके टारगेटेड ऑर्गन्स हैं वहां पे वो प्रोटीन मूव करेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सिग्नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इस तरीके से न्यूली फॉर्म जो आपका प्रोटीन था उसके अंदर सिग्नल रिसेप्टर लगता है जो कि अटैच करेगा सिग्नल पेप्टाइड रिकग्नाइजिंग पार्टिकल से, देन फिर वो जो सिग्नल रिसेप्टर प्रोटीन था उसमें एक सिग्नल अटैच हो जाएगा, वो गोल्गी अपरेटस में जाएगा, देन फिर गोल्गी अपरेटस से वो टारगेटेड अपने ऑर्गन्स में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। देन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, क्योंकि जो आपका प्रोटीन होता है वो प्योरली फंक्शनल तो होता नहीं है, जो सिंथेसाइज होता है, जैसे कि आपका मैसेंजर आरएनए में था। सो प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज मींस उसको एक
बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन बनाना। एग्जाम्पल है जैसे कि इंसुलिन जो है वो प्रो इंसुलिन में सिंथेसाइज होती है, जिससे वो इंसुलिन में कन्वर्ट होती है। देन मॉडिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स मीन्स जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसके अंदर जो ग्लूटामिक एसिड होती है उसका गामा कार्बोक्सिलेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन विटामिन के। देन कोलेजन जो होता है उसमें स्ट्रेंथनिंग के लिए जो प्रोलीन और लाइसिन होती है उसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है विच इज डिपेंडेंट ऑन विटामिन सी, जो कि उसकी क्रॉस लिंकिंग बनाती है एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कोलेजन इंक्रीज करती है। देन फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉस्फेट ग्रुप ऐड होना। ग्लाइकोलाइसिलेशन मीन्स आपका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड होना। देन हिस्टोन का मिथाइलेशन। देन प्रोटीन सब यूनिट ऐड होके कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन एंड द इम्यूनोग्लोबिन। देन प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग बाय द चैपेरॉन, क्योंकि यदि प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होगी तो वो अनफोल्डिंग उसकी प्रॉपर हो जाएगी तो वो बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से प्री प्रो इंसुलिन से आपका इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। देन दूसरा आपका गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ विटामिन के। Then glycosylation means carbohydrate unit attached to the serine and the threonine. Then phosphorylation means आपका phosphate group attach हो जाता है। Then formation of disulfide bond in the insulin. Then acetylation and methylations of the histone. Phenylation means 20 carbon unit attach होना, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में होता है। कार्बोहाइड्रेट अटैच होती है इन द प्रोटीन सिंथेसिस जिससे कि गार्नाइल एंड द फार्नाइल। देन प्रोटीन फोल्डिंग विद इन द हेल्प ऑफ द चैपेरॉन। प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, देन उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और जो एक डायरेक्शन में ही वो बायोलॉजिकल एक्टिव होता है। तो यदि फोल्डिंग प्रॉपर नहीं होगी जिसके कारण मिस फोल्डिंग डिजीज हो सकती है, तो चैपेरॉन्स क्या करता है उसके स्पेशल अरेंजमेंट को करेक्ट करता है ताकि वो एक ही डायरेक्शन में फोल्डिंग हो और वो एक प्रॉपरली बायोलॉजिकल एक्टिव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना सके। और यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसे 6 चैपेरॉन्स कहते हैं, जिसके कारण प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो चैपेरॉन्स का क्या काम है? टू प्रिवेंट द रॉन्ग फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन एंड टू अलाउ द प्रोटीन टू फोल्ड इन अ वन डायरेक्शन सो इट कैन फॉर्म अ फंक्शनल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये आपके पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। देन इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बैक्टीरिया पे एक्ट करती हैं एंड दे इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरिया। सो 2 टाइप्स में होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे एंड बैक्टीरियोसाइडल मीन्स इट किल्स द बैक्टीरिया। तो एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, वो इनहिबिट करती है अटैचमेंट ऑफ द अमीनो एकाइल ट्रांसफर्स आरएनए टू द ए साइट। देन क्लोरामफेनिकोल ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करती है। इराइथ्रोमाइसिन एंड क्लेंडामाइसिन ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करती है। देन इरिवर्सिबल इनहिबिशन में होती है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि मिसलीडिंग करती है आपका मैसेंजर आरएनए का। देन इनहिबिटर्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन में आपके साइक्लोहेक्सिडीन एंड डिप्थीरिया टॉक्सिन्स होता है। तो ये आपका इनहिबिटर्स एज अ शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोट ट्रांसलेशन। जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें कंटिन्यूअसली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में आपके पहले ट्रांसलेशन हो जाएगा उसके बाद ही पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन साथ साथ में चलते हैं। देन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए इन द प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एंड द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर भी फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट को सिंथेसाइज करता है। देन इट हैज मैटरनल इनहेरिटेंस, मीन्स ये मैटरनल साइड से इनहेरिटेड होता है। इसमें जैसे कि डीएनए में 2 कॉपीज होती है, इसमें 1000 कॉपीज होती है ऑफ
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो इसमें म्यूटेशन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि म्यूटेशन हो जाता है तो इसमें डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिससे वेरियस डिजीज हो जाती है, जैसे लोहान, मर्फ, विलास एंड ले। ठीक है, तो इसको हम ऑक्सफॉर्स डिजीज भी कहते हैं या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो ईटीसी के कंपोनेंट को सिंथेसाइज करता है, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिजीज भी कहते हैं, which is due to the defect in the mitochondrial DNA. अब माइक्रो डीएनए ये स्मॉल 21 to 25 बेस पेयर्स का आरएनए होता है, जो कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड होगी। तो इसको ब्रेक करने के लिए एक डाइसर न्यूक्लियस एंजाइम यूज होता है, जो तो वन साइड जो वन स्ट्रैंड है वो गाइडिंग स्ट्रैंड से रिकग्नाइज करती है, और दूसरी जो है वो आपका आरएनए साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो वो मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करके ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देती है। तो माइक्रो आरएनए जो है वो क्या करता है? ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, देन सेम विद द इंटरफेयरिंग जो होता है ये आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अगेन इसमें आपकी 2 स्ट्रैंड रहेगी जो कि मैसेंजर आरएनए से बाइंड करके आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर देगी। ये आपका इसके अंदर साइलेंट जीन होते हैं। देन डीएनए डायरेक्टेड आरएनए ट्रांसफरेज, इसमें क्या होता है कि ये भी डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड होता है, जिसमें 21 ऑफ द लॉन्ग स्ट्रैंडेड साइलेंस आरएनए होते हैं, जो कि क्या करता है? आरएनए से बाइंड करके उसका सिंथेसिस रोक देता है, जिसे हम एंटीसेंस थेरेपी भी कहते हैं। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका आरएनए का फिर देन आपका उससे बाइंड करके आपका ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। तो इसे हम एंटीसेंस थेरेपी बोलते हैं, जो कि हम कैंसर सेल्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए डायरेक्टेड आरएनए इंटरफेरेंस है, मींस वो इनहिबिट कर रहा है आपके आरएनए के सिंथेसिस को। देन आरएनए के सिंथेसिस से आपका प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट हो रहा है। तो ये टारगेटेड सेल्स को इनहिबिट करता है, उसका डीएनए का सिंथेसिस, देन फिर आरएनए का सिंथेसिस, तो उसे हम एंटीसेंस थेरेपी बोल रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।